से बनाएंगे, लैब क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, रूब्रिक्स किस तरह से बनाएंगे। लैब सुना है रूब्रिक्स का? नहीं सुना। मार्किंग क्राइटेरिया जो कि जिसको कहते हैं मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरह से बनाएंगे, ये भी करिकुलम डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। एक्सेलेंट। बाकायदा ये भी लिखा हुआ होता है कि नॉलेज के कितने क्वेश्चंस होंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, कम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन के कितने क्वेश्चंस होंगे। बाकायदा ये भी लिखा होता है कि इजी कितने क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट कितने होंगे, डिफिकल्ट कितने होंगे। किसी को पता है इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कितने परसेंटेज होनी चाहिए? पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल अगर आप देखें तो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? सर के मीडियोकर और जो वो है सारे को अटेस्ट कर सके ना। आप मुझे परसेंटेज बता दें शाबाश। परसेंटेज वाइज तो 50-50 वो तीसरे वाले के साथ क्या करेंगे सर? नो सर 70% ओके और 35 होना चाहिए। देखिए एक तो ये हमारी अपनी सोच है ना, अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। एक बाकायदा जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है उसको लाजमन फॉलो करने का। मैथमेटिक्स के डॉक्यूमेंट में अभी आपको दिखा देता हूं, वो कहते हैं 15% जो है इजी क्वेश्चन कितने रखने हैं कि हर बच्चा अटेम्प्ट कर सके। इसमें हम चॉइस भी दे सकते हैं, इजी बनाने के लिए। हाँ उसकी टेबल स्पेसिफिकेशन पे मुख्तसर अगर वो असेसमेंट का हिस्सा लेके इसको यहाँ पर बात कर लीजिए। 15% इजी क्वेश्चंस होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट कहता है। 15% आपके पास जो इंतहाई मुश्किल सवाल होते हैं, डिफिकल्ट जिसको कहते हैं। देखिए 3 का है, एक है इजी, एक है एवरेज, एक है डिफिकल्ट। एवरेज को मॉडरेट क्वेश्चंस भी कहते हैं, EMD। अगर आपको तो 15% आपके पास इजी होने चाहिए और 15% आपके पास डिफिकल्ट होने चाहिए। बाकी आपके पास एक मैडम ने कहा 70% एवरेज, 70% जिसको अगर छोटा अगर कमजोर बच्चा अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, सो ये परसेंटेज होनी चाहिए आपके पेपर पैटर्न के अंदर। ये भी इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। सो कंसेप्ट्स होते हैं नंबर 1, नंबर 2 जो डिफिकल्ट ना वो छोड़ दे। करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो कंसेप्ट्स होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं। दूसरी क्या चीज होती है? एक्सेलेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी होते हैं। तीसरी क्या चीज होती है? असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट के मुताबिक बाकायदा सर प्लीज। सर ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी पेपर के लिए, तो दिस इज सोशल साइंसेज, और सोशल साइंसेज में एक रिसर्च एक जगह पे एक रिजल्ट शो करता है और वही रिसर्च किसी दूसरी जगह पे दूसरा रिजल्ट शो कर रहा है। सपोज अगर हम इस क्वेश्चन इस पैटर्न को हम फॉलो करें सपोज, तो 15% इसमें से इजी है और इजी मींस जो ज्यादा कमजोर बच्चे हैं वो 15% कर लेंगे। एवरेज फिर उसके लेवल से ऊपर आ रहा है जो ज्यादा दरमियान में, हाँ जो ज्यादा कमजोर बच्चे हैं, और बाकी ना दरमियान में वो नहीं है। एक कमजोर बच्चे हैं, वीक के लिए इजी, जो निस्बतन अच्छे हैं, निस्बतन अच्छे हैं हाँ कि मतलब अब देखिए साइकोलॉजिकली हम कोशिश करते हैं कि किसी स्टूडेंट को फेल ना किया जाए या इस तरह की बातें मतलब उसके सामने ना की जाए ताकि वो उसको डिस्करेज हो या इस तरह हो। तो आपका क्या ख्याल है, सपोज अगर कोई स्कूल इस तरह का पेपर बनाता है, इस तरह का पेपर अगर कोई बनाता है, तो क्या वो जो ज्यादा कमजोर बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा? मेरा ये तो चलो एक हो गया, मेरा जहनी मुझे ये कहता है कि किसी भी स्कूल को स्पेशली प्राइमरी या मिडिल लेवल पर अपने बच्चों को देखकर अगर पेपर डिजाइन किया जाए तो फिर कैसे? ग्रेट सर। अब आप जो मैं कहना चाहता हूं मैं खुद ही कह दिया सर। देखिए इजी, इनके बच्चों के लिए इजी की डिफिनीशन एक होगी, मैडम के बच्चों के लिए इजी की डिफिनीशन या सब्जेक्ट के लिए इजी की कोई डिफिनीशन नहीं है। आप मुख्तलिफ स्कूल के अंदर ये मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन ABCD। अब A के लिए इजी की डिफिनीशन एक होगी, सेक्शन B के लिए इजी की डिफिनीशन मुख्तलिफ होगी, C के लिए इजी की डिफिनीशन मुख्तलिफ होगी। इससे मुराद है इसी वजह से इजी को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि आप जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके हिसाब से
15% ऐसे क्वेश्चन रखने हैं कि बच्चे ने कुछ भी ना किया हो तो 15% अटेम्प्ट कर सके, ताकि बिल्कुल खाली पेपर ना आए। उसी बच्चे ने थोड़ी मेहनत की हो तो एवरेज वालों से कुछ ना कुछ लेकर वो 33 तक या 40 तक 50 तक पहुंच जाए सर। और डिफिकल्ट इस वजह से लगते हैं क्योंकि पेपर की एक जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक यानी वो है इट शुड डिफरेंशिएट। पेपर की एक खासियत होती है कि इट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन अ वीक एंड एवरेज एंड इंटेलिजेंस। आपने पेपर बना दिया, सबने अटेम्प्ट कर दिया, आपका पेपर खराब हो, आपका पेपर गलत है। अगर असेसमेंट पे कभी हुआ तो मैं पूरा सब उनको बता देंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल, कॉग्निटिव लेवल किस तरह से मेंटेन, नॉलेज के कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन वगैरह के रूम वगैरह, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे। अब आपको जो बताना मकसूद था कि करिकुलम डॉक्यूमेंट को सिर्फ सिलोज ना समझिएगा, बल्कि बाकायदा टीचिंग मेथोडोलॉजी उसके अंदर दिए गए हैं, बाकायदा असेसमेंट पैटर्न दिया गया है, बाकायदा रूब्रिक्स दिए गए हैं कि पेपर को मार्क किस तरह से करना है। फिर मुख्तलिफ जो आपके पास की लर्निंग एरियाज है उनकी परसेंटेजेस कितनी होगी आपके पेपर के अंदर, सारी की सारी चीजें इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बुक्स जो आप पब्लिशर्स के लेते हैं, इवन जो बुक राइटर्स होते हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वहां पर बुक राइटर्स के लिए, और जो स्कूल वाले हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपने किसी किताब का इंतखाब करना है तो आप उसके अंदर ये फला फला चीजें देखें। बाकायदा फॉन्ट साइज तक का जिक्र किया गया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसके मतलब ये है कि इन सिलोज के अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम असेसमेंट पर भी बात हो गई है, और किस तरह से किताबें लिखी जाती है ये गाइडलाइंस भी वहां पर, इवन टीचर ट्रेनिंग के मुताबिक भी करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर जिक्र है कि टीचर्स की ट्रेनिंग किस तरह से करेंगे। इसका मतलब है करिकुलम डॉक्यूमेंट इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर ये किस तरह से लिखा हुआ है ये, लेकिन इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको, ये है इंग्लिश जो अब लेटेस्ट आया है उसकी बात हो रही है 2020 वाली, और तकरीबन 2006 का भी पैटर्न तकरीबन सेम ही है फॉर्मेट। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल करिकुलम डॉक्यूमेंट। जिस तरह ये इंग्लिश लिखा हुआ है इस तरह से मैथमेटिक्स का भी लिखा हुआ है, इसी तरह से इस्लामियात का भी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर है क्या चीजें, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्पिटेंसीज किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं, सिलोज किसे कहते हैं, अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा था, क्या इस डॉक्यूमेंट में। फिर इनकी तफसील दी गई है, फिर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी दिया गया है जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया कि ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। डू यू रिमेंबर? सेम ग्रेड के अंदर कंसेप्ट जब रिपीट हो रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं, और ग्रेड टू ग्रेड जब जा रहे होते हैं तो वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। सो ये प्रोग्रेशन ग्रेड भी दिए गए हैं। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट भी बाकायदा वहां पर देखा कि किस किस किस्म के टेक्स्ट्स होंगे। फिर मैं मैथमेटिक्स का भी दिखा देता हूँ। क्लासरूम मेथोडोलॉजी, मैंने कहा ना टीचिंग मेथोडोलॉजी के मुताबिक, जो मैंने मैडम ने फिर रिपीट भी किया, उसके मुताबिक भी बाकायदा एक चैप्टर है। इसके अलावा असेसमेंट के मुताबिक बाकायदा एक चैप्टर उसके अंदर दिया गया है। फिर टेस्ट जो बनाए जाते हैं तो किस तरह से डेवलप होंगे, अच्छा टेस्ट कौन सा होगा वगैरह वगैरह। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट भी है, टाइप्स ऑफ टेस्ट भी बाकायदा दिए गए हैं। जिस तरह के आजकल हम तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा नाम जो उसके लिए रखे गए हैं वो है CRQ, RRQ, ERQ, ठीक है, MCQs, बाइनरी आइटम्स वगैरह वगैरह। सो वहाँ पर ये मुख्तलिफ अल्फाज से, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हम उसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, करिकुलम डॉक्यूमेंट कहता है इसको RRQ कहना है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो कहते हैं तो ERQs ही होते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। फिर MCQs के अंदर फिर बल्कि बेसिकली कहा गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि बेसिकली आपके पास सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स होते हैं, सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स जहां पर आपने पिक एंड चूज करना होता है, और कुछ है सप्लाई आइटम्स। सप्लाई आइटम चाहे आप एक लफ्ज़ अपनी तरफ से लिख के, एक जुमला लिख के, पूरा पैराग्राफ लिख के, वो सप्लाई आइटम्स है, आपने अपनी तरफ से सप्लाई करना होता है। और जहां पर आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं कि इनमें से टिक करें, उनको सेलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जो है, अच्छा और टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस जिस तरह मैंने कहा वो भी दिए गए हैं, और प्रोसेस किस तरह से डेवलप किया जाता है, सारी की सारी चीजें दी गई हैं। और मैंने जिक्र किया टीचर ट्रेनिंग के मुताबिक जो भी आपकी ट्रेनिंग है कि ये किस तरह से आपने ट्रेनिंग किस तरह से लेनी है, किस तरह से देनी है।
अब देखें इस डॉक्यूमेंट को, चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन। इस पे हम आप की लर्निंग एरिया से जो ऑलरेडी मेरा डिस्प्ले कर चुका था अंग्रेजी की, ठीक है। फिर है इस वही ग्रिड है जो ऑलरेडी वो एक पैरामिड की शक्ल में मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ। मेन चीज़ आपको जो दिखानी है कि अंदर इसके अंदर है क्या, कंपिटेंसी स्टैंडर्ड्स किसे कहेंगे, इनके डिफिनीशंस है बाकायदा, कंपिटेंसी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये किसे कहते हैं। सिर्फ आपको इससे गो थ्रू कराना है, ये मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर दे दूंगा, फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग एंड थिंकिंग है, ये BM कहते हैं बेंचमार्क नंबर 1, बेंचमार्क नंबर 2, बेंचमार्क नंबर 3। CS कहते हैं कंपिटेंसी को, इस कहते हैं स्टैंडर्ड को। ये वो प्रोग्रेशन ग्रिड है, प्रोग्रेशन मैट्रिक्स, डू यू रिमेंबर प्रोग्रेशन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पहले ग्रेड 1 के लिए ओरल कम्युनिकेशन है, ग्रेड 1 के लिए ये से लो, ग्रेड 2 के लिए ये से लो, ग्रेड 3 के लिए ये से लो, 4 के लिए ये वाला, 5 वाला ये वाला। और मेन एरिया कौन सा है, ओरल कम्युनिकेशन। तो ग्रेड 1 में क्या बच्चा पढ़ेगा, 2 में क्या पढ़ेगा, 3 में क्या पढ़ेगा, 4 में क्या पढ़ेगा। और दीज आर द SLOs, दीज आर द SLOs। और जो यहाँ पर टारगेट होगा उसको क्या कहेंगे, लेवल 1 पे जो टारगेट होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सेलेंट। ग्रेड वाइज SLOs और लेवल वाइज बेंचमार्क्स होंगे, ठीक है। जब वो ओरल कम्युनिकेशन वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी शुरू हो जाएगी, रीडिंग एंड एक की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट जब SLOs खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरे की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट SLOs शुरू हो जाएंगे। और फिर ओरल वाली बात थी ओरल कम्युनिकेशन वाली, और यहाँ पर आप रीडिंग एंड थिंकिंग है। इस तरह मैथमेटिक्स में अगर है तो एक एरिया खत्म, दूसरी वाली शुरू हो जाएगी, ठीक है। तीसरी फॉर्मल एंड लेक्सिकल इस तरह से। आई थिंक नाउ यू गॉट अ मैसेज कि की लर्निंग एरियाज देन SLOs और ग्रेड वाइज आपके पास भी आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये तो चैप्टर 1 था प्रोग्रेशन मैट्रिक्स के मुताबिक। ये सोशल एंड एथिकल जो को-करिकुलम का सर आपने जिक्र किया था, बाकायदा SLOs भी दी है, करना क्या है, अचीवमेंट क्या है, ठीक है। अब आते हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह वगैरह किस तरह से लिखी जाती है, और मेन मकसद उसका क्या होता है। यानी अगर नरेटिव है, स्टोरी है, ठीक है, कहानी है, तो उसके मुख्तलिफ मकसद क्या होगा, फोकस किस चीज़ पे होगी। मिसालें भी दी गई है कि स्टोरीज के जरिए, पोएम्स के जरिए, प्ले के जरिए वगैरह वगैरह, इनके जरिए आप पढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को। ये आप लोग परेशान हैं कि सर मैं इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, इंग्लिश चूँकि सब की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इस वजह से मैथमेटिक्स में दिखा देता हूँ। ये सिर्फ फिर है क्लासरूम मेथोडोलॉजीज कि ये आपने पढ़ाना किस तरह से है। फिर यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स किस तरह से, ओरल स्किल्स किस तरह से डेवलप करेंगे, रीडिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप करेंगे। फिर उनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो मैडम ने कहा, इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना कि आप ये चीज़ इस तरीके से पढ़ाएं, सो वो यहाँ से कंसेप्ट लिए गए हैं, इस तरीके से आपने करना है। लेकिन आपने इस डॉक्यूमेंट राइटिंग स्किल्स को किस तरह से करना है, उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस है। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त ये चीज़ जो है ना, आई लाइक इट। बाज़ औक़ात आप बच्चों के पेजेस को कॉपीज को चेक करते हैं, तो कोई क्रॉस लगाता है, कोई सर्कल लगाता है, कोई अंडरलाइन करता है। हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी। करिकुलम डॉक्यूमेंट कहता है कि आपने अपनी अपनी मर्जी नहीं चलानी, बल्कि बाकायदा लिखा गया है कि अगर लफ्ज रह गया है तो ये निशान होगा। Getting the point? Yes, sir. अगर आपको समझ नहीं आई कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो क्रॉस नहीं करना, क्वेश्चन मार्क। अगर पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है तो वहां पर आपने सर्कल लगा देना है रेड बार पॉइंट से। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स चाहिए था मैडम, आपने यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पर 0 लगा दिया ऊपर। इस तरह से अगर स्पेलिंग एरर है तो SP लिखना है, नया पैराग्राफ शुरू करना था, बच्चा वही कंटिन्यूटी में जा रहा है तो वहां पर डबल आप डाक नहीं, यहाँ से नया पैराग्राफ होना चाहिए था। यहाँ पर इस तरह से कैपिटल लेटर होना चाहिए था, आपने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल होना चाहिए था। ये मैं सर ये डॉक्यूमेंट में आपको दे दूंगा। सही।
ये डॉक्यूमेंट्स में आपको दे दूंगा, अगर पिक्चर ले सकते हैं पिक्चर ले लें। अच्छा, अब जो है ग्रामर, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इधर प्लीज आई रिक्वेस्ट ना आपको ये यूट्यूब पे ही चीज़ें मिलेंगी, ना आपको कहीं और पर। जो करिकुलम पे मैंने भी बड़े लेक्चर जो उनको सुने हैं, वो करिकुलम जी सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस होती है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है, फिर टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती है। आप उनसे कोई कि सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दे तो बहुत कम लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट कि इधर फोकस कर ले। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो ये निशान लगाना है। ठीक है, अब ये सब के लिए जनरल है। मैथमेटिक्स सर आपकी इस मैथ के लिए भी है ना, कच्चा तलब से पके प्रेश हो सुबह के वर्ष दा निशान का बोले हुए और करना गलत रखे लिख लो रॉन्ग वर्ड www की मतलब पास है। ठीक है सर, ज़्यादा पहले पूरे कहते हैं आसान है सर, आसान नहीं। ठीक है, द इंग्लिश वाला मरगरी बस रखी नहीं दी वाली पूरी पिक्चर नहीं समझ पाती सर। ठीक है, ये सर सब बात है नोट्स साफ कर पाता है, जो से लगे करने लगे। ओके, अटेंशन प्लीज। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज टीचर ने क्या करना है ये जो हम मार्किंग इस तरह से करेंगे, मार्क लगाएंगे जैसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ग्रेड 1 के बच्चे तो इसको नहीं समझ सकते, तो हम ये किस ग्रेड से ये वाला तरीका पहले ही ग्रेड से शुरू करेंगे सर। पहले ही ग्रेड से आप चेकिंग को शुरू कर देंगे। आपने चाहे ग्रेड 1 की मार्किंग करनी है, चाहे ग्रेड 12 की मार्किंग करनी है, लेकिन चीज ये होगी, ये किस मकसद के लिए कि अगर आपने ये निशान डाला हो तो ग्रेड 1 के पेरेंट्स भी समझे कि इसका मतलब ये है, ग्रेड 2 के भी समझे ये होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी के लिए है। हम तो फॉलो नहीं करते बदकिस्मती से ना, हमें पता होता है। हम आपके सामने अगर गलत है तो ऐसे कर दिया, उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अब एक पेपर के अंदर वो अंडरलाइन है, दूसरे के अंदर वो क्रॉस है, तीसरे के अंदर वो सर्कल लिखा हुआ है। इसके लिए हम तो पहले इसके जो वालिदैन हैं उनको भी ट्रेन करेंगे। सर मैंने एक्सेस में काम किया है और वहाँ पर जो है हम ग्रेड 3 से करते थे, क्योंकि ग्रेड 2 तक के बच्चों को ये समझ नहीं आता, हमें बकायदा बता दिया जाता है कि उनके लिए लाइन। लेकिन करिकुलम डॉक्यूमेंट सर ये तो स्टूडेंट्स के लिए है, ये तो टीचर्स के लिए है। ये टीचर्स के लिए है ना, लेकिन जब आप करेंगे तो आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। सर अगर उनको लाइन की समझ आती है कि ये गलत है तो वो इन चीजों को, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट हमने देख रहे हैं। अच्छा, बच्चे मैं कैसे समझ यस सकते हैं? सर, एक और आसान तरीका यहाँ पर ना जो ना ना आप शिकायत आती है तो सारे उनके वालिदैन से आते हैं, तो आई उनको एग्री नहीं समझ- एग्री विद अब इनको समझे आई Polisi kuwaiti yana dahu dan kana www. Ndio hizo Urdu para umma ni kwa Islamiyat